नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? एक मिनट बेटा। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज आपकी लास्ट क्लास होगी क्योंकि आप जानते हैं आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, राजभाषा, है ना। दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिखना, थोड़ा सा ही बताऊंगी इनके बारे में क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे आपका एक आयोग है, योजना आयोग, ठीक है। लिखिएगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में हम एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेंगे। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, अगर हम इसकी बात करते हैं तो योजना आयोग की जो स्थापना, सबसे पहले ध्यान रखना कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि इसका संविधान में चर्चा नहीं की गई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैम इसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना, यानी कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर? किसकी रिकमेंडेशन पर? तो आप कहेंगे केसी नियोगी की सिफारिश पर। केसी नियोगी की सिफारिश पर। केसी नियोगी की सिफारिश, सिफारिश को इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ऑन द केसी नियोगी, केसी नियोगी की सिफारिश पर, ठीक है, इस योजना आयोग को बनाया गया था। और योजना आयोग का काम था बेटा जी योजनाएं बनाना, स्कीम्स बनाना। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि केसी नियोगी की सिफारिश पर इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और इसका कार्य क्या था, यानी कि फंक्शन? तो मैम इसका फंक्शन था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, यानी जो 5 ईयर प्लान्स आपके बनते थे, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, जिन्हें आप कहते हैं 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, ठीक है, ये इसका काम हुआ करता था। ये आप ध्यान रखेंगे। किसका? मैम योजना आयोग का। लेकिन आज के समय पर योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये संस्था, ये निकाय आपका समाप्त हो चुका है और इसकी जगह पर एक नीति आयोग बना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो बच्चे योजना आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, चेयरमैन। तो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो आपके कौन थे? पहले और लास्ट कौन थे? और एक होते हैं इसमें उपाध्यक्ष, यानी कि डेपुटी चेयरमैन, ठीक है, डेपुटी चेयरमैन। तो अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट कौन थे। तो फर्स्ट तो थे बेटा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अध्यक्ष, यानी देश के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे। और जो लास्ट थे बेटा वो बने हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय पर इस संस्था का अंत कर दिया गया था। अब आती है बात, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डेपुटी चेयरमैन से पूछा जाता है, ठीक है। डेपुटी चेयरमैन कौन थे इसके? तो आपको बता दूं कि फर्स्ट कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी ये इसके फर्स्ट डेपुटी चेयरमैन थे, गुलजारी लाल नंदा जी। और लास्ट कौन थे बेटा? तो आप कहोगे कि जो लास्ट थे उनका नाम क्या है?
तो आप कहोगे लास्ट थे मैम यहां पर मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये थे लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इसके बारे में आप इतना ही ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, वर्तमान में योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो चुका है। योजना आयोग क्या हो चुका है, तो आप लिखेंगे कि मैम ये अब समाप्त हो चुका है और इसको समाप्त करके एक नया आयोग बनाया गया जिसे हम कहते हैं नीति आयोग, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग, है ना। तो योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया है, आप कहोगे कि मैम योजना आयोग की जगह बनाया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग में बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही बनता है, फुल फॉर्म ऑफ नीति, नीति की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कि नीति, लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये आपको और बता दूं कि जो नीति आयोग है ये भी बेटा जी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय, यानी इसका भी संविधान में कोई चर्चा नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो अब यहां एक मिनट, अच्छा एक मिनट यहां पे करना फॉर, सॉरी ऑफ की जगह करना फोर, सॉरी बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सॉरी बेटा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो मैम ये एक बौद्धिक संस्थान है, ठीक है। बौद्धिक संस्थान किसका, सरकार का, ठीक है। बौद्धिक संस्थान आप इसको कह सकते हैं कि मैम ये सरकार का एक बौद्धिक संस्थान है, यानी हम कह सकते हैं कि नीति आयोग क्या करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बौद्धिक संस्थान इसको कहा जाता है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बौद्धिक संस्थान इसको कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री मंडे से स्टार्ट होगी, हिस्ट्री मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो किसका बौद्धिक संस्थान है ये, सरकार का, यानी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग क्या है, तो सरकार का बौद्धिक संस्थान है, सरकार का हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। अब ये नीति आयोग जो है बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बनता है, इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे मैम 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015। अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, तो इसमें भी बेटा एक तो आपको अध्यक्ष याद रखने हैं, यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसके चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। इसमें अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद में इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और इसमें एक होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें आप कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये आपके यहां पर होते हैं। अब इनमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट भी आपके नरेंद्र मोदी जी ही बने थे, क्योंकि पीएम ही इसके चेयरमैन होते हैं। और वर्तमान में भी आप लिखेंगे इन प्रेजेंट भी कौन है, तो आप कहेंगे मैम सेम नरेंद्र मोदी जी ही हैं। फिर बात आती है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन है, वो फर्स्ट कौन थे, तो बेटा जी फर्स्ट थे आपके अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी। और इन प्रेजेंट कौन है, वर्तमान में कौन है, तो आप कहेंगे कि इन प्रेजेंट है मैम डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये फर्स्ट कौन थे, तो ये फर्स्ट थे बेटा जी सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। और इन प्रेजेंट कौन है, वर्तमान में कौन है, तो बी वी आर सुब्रमण्यम, बी वी आर सुब्रमण्यम, ये हैं आपके इन प्रेजेंट सुब्रमण्यम, ठीक है, बी वी आर सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इतनी ही बातें केवल आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं कि इस टॉपिक के बाद, ठीक है, इस टॉपिक के बाद जो आपका मेन आज का टॉपिक है वो है राजभाषा। क्या नाम है, राजभाषा। इसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऐसी भाषा जिनका प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है, उनको हम कहते हैं राजभाषा। और एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो राजभाषा है, इसके बारे में अगर मैं बेसिक चीजें आपको बताऊं, तो राजभाषा अगर मैं आपसे बोलूं कि संविधान के कौन से भाग में है, यानी किस पार्ट में है, और आर्टिकल कौन से कौन से तक आपकी राजभाषा के बारे में बात की गई है, तो आप कहोगे कि मैम ये भाग 17 में और आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा की बात की गई है। अब ये जो भाषा है, तो आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि संविधान की 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल जो आपकी है, जो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूं, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल, तो 8वीं अनुसूची में है। तो इसमें लिखा रहता है कि मूल संविधान में कितनी थी, आप बताएंगे मुझे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और आपकी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, इन प्रेजेंट कितनी हैं, इन प्रेजेंट। तो मुझे लगता है कि इस क्लास के हर बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बेटा जी ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं। तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम मूल संविधान में कितनी थी, 14, और वर्तमान में कितनी है, 22। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 343। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मैम संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान। संघ की राजभाषा से रिलेटेड जो प्रोविजन किया गया है वो आपका लिखना, प्रोविजन रिगार्डिंग, प्रोविजन रिगार्डिंग, प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज
तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कि संघ की राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पीडीएफ है, जी हाँ इसका पीडीएफ भी है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी इसका। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1। जब हम आर्टिकल 343 के सब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखना। आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा हिंदी, क्या होगी, हिंदी, और लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। मैम लिपि क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होती है, तो बेटा जी स्क्रिप्ट यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि आपकी स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो लिपि उसको कहते हैं, और भाषा कौन सी बोल रहा है, हिंदी। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 1950 जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, एग्जीक्यूट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लिखा है कि इस दिन क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया, दिया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू मतलब एग्जीक्यूट, लागू नहीं किया गया। कहा तो गया कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन फिर बाद में इसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। इसका मतलब यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहां पे देखिएगा आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बहुत ही अच्छी बात की गई। इसमें कहा गया कि भाई, इसमें देखो, इसमें कहा गया कि इस डेट को फिर से याद रखना, 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको फिर से याद रखनी है। और इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद भी, 26 जनवरी 1950 के 15 वर्षों के बाद भी, 15 वर्षों के बाद भी, तो 15 वर्ष मतलब 1965 तक, 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन सभी कार्यों में होगा, उन सभी कार्यों में होगा, उन सभी कार्यों में होगा जिनमें होता आया है, जिनमें होता आया है।
यानी अंग्रेजी का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, जिनमें होता आया है। तो क्या मैम 1965 के बाद इंग्लिश को खत्म कर दिया गया? जी नहीं। आगे बोला कि संसद को यह अधिकार है, लिखना, बोला कि संसद को यह अधिकार है संसद को यह अधिकार है कि वह संघ की राजभाषा के रूप में, संसद को यह अधिकार है कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की अवधि, अंग्रेजी की अवधि, अवधि मतलब ड्यूरेशन, अंग्रेजी की अवधि मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को 1965 से आगे बढ़ा सकती है। तो संसद ने बेटा आगे बढ़ा भी दिया, संसद ने अपनी इस पावर का यूज किया है, और इसीलिए आज भी आपके ऑफिशियल फंक्शंस में अंग्रेजी का यूज होता है। ठीक है, इसीलिए आज भी आपके ऑफिशियल फंक्शंस में यूज होता है। अब ये आपको किसको राइट दिया गया है कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकती है 1965 के बाद भी? तो आप कहोगे मैम पार्लियामेंट को। तो क्या पार्लियामेंट ने आगे बढ़ाया? जी हां, पार्लियामेंट इसके लिए लेकर आई राजभाषा अधिनियम 1963। आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया, और उसमें इसके ड्यूरेशन को, इसकी अवधि को आगे बढ़ाया गया कि भैया ऑफिशियल फंक्शंस में भी इंग्लिश का यूज होगा, यानी कि आधिकारिक कार्यों में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू यूज किया जाएगा। तो पावर दी गई पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट क्या लेकर आई मैम? पार्लियामेंट लेकर आई राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कौन लेकर आया है? तो पावर किसको दी गई है? संसद को। और एक्ट कौन लाता है आपके यहां मैम? संसद। तो राजभाषा अधिनियम लेकर आई, और इसमें साथ साथ यहां पे क्या कहा? इसमें साथ साथ यहां पे इसने बोला कि 26 जनवरी 1965, ये डेट इसने डिसाइड की, 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी। बोला 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, संघ की राजभाषा तो रहेगी। ठीक है, यानी इसने एक्सेप्ट कर लिया संसद ने कि हम आपकी बात मानते हैं, और हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इसने कहा कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी कार्यों में बराबर प्रयोग होगी। 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का भी संघ के कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। यानी इंग्लिश भी यूज होगी और हिंदी भी यूज होगी।
यानी इंग्लिश आज आपके जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं, ज्यादातर आपके जो आधिकारिक कार्य हैं, आपको मैं बता दूं हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं, इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है उनकी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको समझने के लिए। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति या राज्यपाल की परमिशन से रीजनल लैंग्वेज में भी उनके प्रोसीजर्स हो सकते हैं। बट जो भी नोटिस जारी होंगे, जो भी नोटिस इशू होंगे, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों, आपको ये बता दूं मैं कि जितने भी आपके नोटिस इशू होंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में ही इशू होते हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि क्या इंग्लिश मतलब 8वीं अनुसूची में आती है? जी नहीं, इंग्लिश 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। इंग्लिश 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बेटा आर्टिकल 344 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें राजभाषा आयोग है। आर्टिकल 344 इसमें क्या है बेटा जी? राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये आपका है राजभाषा आयोग, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस आपका राजभाषा आयोग जो है, कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद गठन लिखना, फॉर्म्ड संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद गठन, formed after 5 years, execute of the constitution, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद गठन, यानी संविधान लागू कब हुआ था? मैम एग्जीक्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ये आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है या राजभाषा आयोग है, ये कब बनेगा इस हिसाब से? 1955 में। लेकिन इसमें आगे एक चीज और कही गई, कहा गया लेकिन उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर गठन, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद गठन, मतलब स्टार्टिंग में तो 5 साल बाद बनेगा, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे कि मैम अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहला राजभाषा आयोग तो 1955 में बना क्योंकि 5 वर्ष के बाद, लेकिन उसमें लिख दिया कि पहला 5 वर्ष के बाद, उसके बाद जो आगे बनेगा वो 10 वर्ष के बाद, एवरी 10 ईयर्स फॉर्म्ड किया जाएगा। और इसे फॉर्म्ड करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। यानी पहला कब बना? 1955 में। तो फिर भैया फिर दूसरा कब बना होगा? तो मैम 10 साल ऐड कर दो उसमें, तो 1965 में बना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो आपका बना था, तो आप कहोगे फर्स्ट 1955 में, लेकिन उसके बाद जो भी आपका ऑफिशियल कमीशन बनता है वो बनता है फिर मैम 10 साल के बाद। पहला ही केवल 5 साल के बाद में बना था। तो आर्टिकल 344 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। अब लिखिएगा फर्स्ट, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफिशियल कमीशन। इसका गठन कब हुआ, यानी कि इसे कब फॉर्म्ड किया गया? तो आप कहोगे मैम 1955 में, क्योंकि 5 साल बाद लिखा था। ठीक है, गठन कौन करता है?
फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है ये, राष्ट्रपति द्वारा गठित, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बेटा जी इसको फॉर्म्ड किया जाता है। इन प्रेजेंट कितने सालों में? मैम 10 सालों में, लेकिन पहला लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कौन है? तो प्यारे बच्चे जब ये बना था तो इसके फर्स्ट चेयरमैन आपसे पूछे जाएंगे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे कि मैम बीजी खेर, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बीजी खेर। इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर जी, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। और इसमें अन्य सदस्य इस समय कितने थे, अदर मेंबर्स बताओ? तो मैम इस समय इसमें अदर मेंबर्स रहे होंगे 14, अदर मेंबर्स कितने रहे होंगे इसमें? 14, क्योंकि इस समय तक ऑफिशियल लैंग्वेज थी 14। और अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान में अदर मेंबर्स कितने होते हैं, तो वर्तमान में बेटा इसमें ऐसा होता है कि एक तो होते हैं इसमें चेयरमैन, ठीक है, और उनके साथ में होते हैं 22 अदर मेंबर्स। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं? वर्तमान में 22 हैं। तो इस टाइम पे 22 होंगे, लेकिन इस टाइम पे जब ये बना तो 14 ही थे, ठीक है। उसके बाद में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो ये कमीशन मैम अपनी जो रिपोर्ट देता है, ठीक है, वो देता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। तो ये है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपका ये बना था, इससे क्वेश्चन बनता है। अब आता है आर्टिकल 345, और इसमें दी गई है प्रादेशिक भाषाएं, यानी रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज। किसको कहते हैं रीजनल लैंग्वेज? बताओ। रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं। रीजनल लैंग्वेज या फिर हम उसको कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाएं, यानी राज्यों में प्रयोग होने वाली भाषा या राजभाषा, राज्यों में प्रयोग होने वाली भाषा। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका मैम मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है और ये कोई स्टेट है, ये कोई राज्य है, तो इस राज्य में मैम सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा? आप कहोगे मलयालम बोली जाती है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोग इस मलयालम लैंग्वेज को बोलते हैं और वहीं की भाषा को समझते हैं। तो आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो मलयालम को इस राज्य की या इस क्षेत्र की भाषा और राजभाषा घोषित कर सकता है। यानी कि प्रादेशिक भाषाओं का मतलब है राज्यों की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा।
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, या जिस क्षेत्र में, आपको मैं बता दूं कि जिस भाषा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो उस स्टेट की या उस पर्टिकुलर क्षेत्र की भाषा को वहां की राजभाषा घोषित कर सकता है, क्योंकि वहां के लोग उस भाषा को ज्यादा समझते हैं। जैसे आपको पता है कुछ जगह पर हिंदी बहुत सारे लोग समझते हैं, तो हिंदी भी आपकी एक रीजनल लैंग्वेज है, यानी क्षेत्रीय भाषा है। तो हिंदी को भी आपके बहुत सारी जगह पर समझा जाता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था मलयालम वाला। ठीक है, आर्टिकल 346, पत्रादि की राजभाषा, पत्रादि की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स एक्सेट्रा, यानी कि आपकी जो सरकारें होती हैं वो आपकी जिस भाषा में आपके जो पत्र होते हैं, लेटर्स होते हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, वो किस भाषा में प्रयोग करेंगी, वो आर्टिकल 346 में दिया गया है। जैसे मान लो कि एक राज्य दूसरे राज्य से बात करता है, हम लिख सकते हैं स्टेट एवं स्टेट, राज्य एवं राज्य, या फिर कोई राज्य किसी केंद्र शासित प्रदेश से बात करता है, यानी कि यूटी से, या फिर राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे को कोई लेटर भेजते हैं, तो वो किस भाषा में भेजेंगे ये बताएगा आर्टिकल 346। तो भाई ये लेटर्स भेजते हैं एक दूसरे को, पत्र भेजते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये जो लेटर्स जिस भाषा में आपके भेजे जाएंगे उसी की बात इसमें की गई है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर आप पता है आपको कि ज्यादातर कहां पे भेजे जाते हैं। तो मैम ऑफिशियल लेटर्स ज्यादातर जो हैं आपके, एक राज्य दूसरे राज्य को भेज सकता है, केंद्र सरकार राज्य को भेज सकती है, एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भेज सकता है, या केंद्र जो है आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश स्टेट को भेज सकते हैं। तो ये जिस भाषा में एक दूसरे के साथ प्रयोग करेंगे जिस भाषा का, उसी के बारे में किसमें बात है, आर्टिकल 346 में। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो किस भाषा में, मैम हिंदी और इंग्लिश में। तो ये लोग अपने जो ऑफिशियल लेटर्स भेजते हैं, आपको पता है ज्यादातर वो इंग्लिश में ही होते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी है, हिंदी है, लेकिन इंग्लिश भी साथ साथ चलती है। इंग्लिश आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके यहां पर ज्यादातर काम किसके लिए होता है, तो आप कहोगे मैम ज्यादातर काम इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं मैं नहीं पढ़ाऊंगी अभिषेक जी, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। फिर आर्टिकल 347, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, डायरेक्शन by the president for ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राष्ट्रपति क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं राजभाषा को लेकर, किसी को भी, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। ठीक है, फिर आर्टिकल 348, इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट
यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। और बच्चे हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। तो इनमें जिन भाषा का प्रयोग हुआ होगा, इनकी भाषा कौन सी होगी? इनकी लैंग्वेज क्या रहेगी? तो आप कहोगे इंग्लिश, अंग्रेजी। इनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का। ज्यादातर इनमें इसी भाषा का यूज होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की परमिशन से अदर लैंग्वेज में भी इनके प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो यहां पे जो भी कार्यवाही होंगी, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, वो किस भाषा में होंगे? इंग्लिश में। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे आप लिखना यहां पर, लास्ट लिखने जा रही हूं मैं, 2 आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो है आर्टिकल 120 और एक है आर्टिकल 210। और इन दोनों में क्या बात की गई है कि भाई हमारी जो संसद है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, और इसमें बात की गई है विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर। तो यहां पर जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो कार्यवाही होती हैं, वो किस भाषा में होंगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि इन दोनों में जो भाषा प्रयोग होती है, जैसे संसद या विधानमंडल, इन दोनों में जो भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो मैम यहां पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्यादातर यूज होता है। लेकिन अगर किसी मेंबर को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, तो उसे उसकी रीजनल लैंग्वेज में बोलने की भी परमिशन दी जा सकती है, उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा में बोलने का अधिकार दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी इंग्लिश तो होती है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज बोलने का भी अधिकार यहां पर दिया जाता है। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी इसके बारे में पूछ चुकी है। एक आपने सुना होगा बेटा जी PIL, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं जनहित याचिका, या तो कहते हैं लोकहितवाद, या बेटा कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी जनता का हित जिस पिटीशन में होता है, उसे कहते हैं PIL। बेटा जी जैसे आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता, वो डरता है कोर्ट जाने से या पुलिस के पास जाने से। तो आपको मैं बता दूं कि उसी के लिए लेकर आए PIL। और मैं आपको बता दूं इस PIL की जो शुरुआत हुई थी बेटा जी इसकी USA में। कहां पर स्टार्टिंग हुई थी? तो मैम इसकी स्टार्टिंग की गई थी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोर्ट ने इसकी शुरुआत की थी। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे शुरू किया था और वहीं से फिर इसको कहां पर लाया गया है? भारत में। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक गांव है
और इस गांव में बहुत सारी गंदगी है और इस गंदगी की वजह से इस गांव में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं और बीमारी की वजह से यहां पर लोग मर रहे हैं। लोगों की क्या हो रही है? लोगों की मृत्यु हो रही है और आप इस गांव में पहुंच जाते हो। आपने देखा कि यहां इतनी समस्या है, यहां इतनी गंदगी है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और इसकी वजह से ये बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप इन लोगों की तरफ से कोर्ट में जा सकते हो। कौन से कोर्ट में? तो आपको मैं बता दूं बच्चे कि जो जनहित याचिका होती है, ठीक है, इस जनहित याचिका की सुनवाई यानी कि इसकी जो हियरिंग है, आप कहीं पर भी इसके लिए कोर्ट केस कर सकते हो। आप इसकी हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और बेटा जी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। इन दोनों ही कोर्ट्स में आपको जाने का अधिकार है। इनकी सुनवाई, पीआईएल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह पर हो सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी इन दोनों जगह पर आप इस पीआईएल को दायर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और बेटा जी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। जरूरी नहीं कि इसी गांव के लोग जाकर ऐसा करें, आप भी जाकर दे सकते हो। या आप किसी अनाथ आश्रम में गए, वहां बच्चों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मैम हम यहां पे जाकर उन बच्चों की तरफ से कोर्ट केस कर सकते हैं। या कोर्ट को खुद पता चल जाता है तो कोर्ट खुद से भी एक्शन ले सकता है। तो पीआईएल मतलब जनता के हित में। और ये क्यों किया गया? क्योंकि हर व्यक्ति जो है जस्टिस के लिए कोर्ट नहीं जाता, तो हम उनको जस्टिस दिला सकें। और ध्यान रखना ये जनहित याचिका है, यानी जिसमें बहुत सारे लोगों का हित होता है, उसी के लिए ही इसको दायर किया जा सकता है। ठीक है निशु, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सब क्लास में हो चुके हैं और आर्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मैं आपको अलग से लिस्टिंग दूंगी जिसमें सारे आर्टिकल्स और सारे वो आपके अमेंडमेंट होंगे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आपका हो चुका। अब हम बात करते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी। तो भारत में जो शुरुआत करने वाले हैं बेटा, उनका नाम है पीएन भगवती जी। पीएन भगवती जी और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब। पीएन भगवती जी ने इसको शुरू किया था और इसमें इनका साथ दिया था न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब। कृष्णा अय्यर साहब, तो ये आपके पीएन भगवती जी और कृष्णा अय्यर साहब जी भारत में इसकी शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। इन लोगों को ही इसका पीएन भगवती जी को ही पीआईएल का जनक भारत में कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीआईएल की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? तो आपको बता दूं कि भारत में इसकी शुरुआत बिहार, कहां से हुई थी मैम? भारत में इसकी शुरुआत हुई थी बिहार। बिहार में कहां से? भागलपुर जेल से। भागलपुर जेल से, क्योंकि भागलपुर जेल में क्या था, बहुत सारे कैदी थे। इन कैदियों के साथ में मिसबिहेव किया जाता था, गलत व्यवहार किया जाता था और गलत व्यवहार करने के कारण इसके ऊपर एक आर्टिकल आया और इस आर्टिकल पे एक्शन लेने वाली कौन थी? इस आर्टिकल पे लेने वाली एक्शन थी श्रीमती हिंगो रानी। श्रीमती हिंगो रानी। और बेटा जी इन्होंने ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल को दायर किया था। किसके लिए? भागलपुर जेल के कैदियों के लिए। और इसीलिए इनको कहा जाता है भारत में जनहित याचिका की जननी। भारत में जनहित याचिका की जननी कौन है? तो जननी है श्रीमती हिंगो रानी, है ना, मदर ऑफ पीआईएल श्रीमती हिंगो रानी और फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती। तो पिता कौन है? पीएन भगवती और जननी कौन है? तो आप कहोगे मैम श्रीमती हिंगो रानी भारत में जनहित याचिका की जननी है, क्योंकि भागलपुर जेल में आपके कैदियों के साथ मिसबिहेव होता था, वो एक आर्टिकल में लिखा गया। उस आर्टिकल को श्रीमती हिंगो रानी ने पढ़ा और ये तुरंत इस आर्टिकल इस केस को कहां ले गई? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। ठीक है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा और आता है, एसएससी वहां से भी क्वेश्चन पूछती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लास्ट टॉपिक है ये, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसके बारे में बस आप इतना जान लो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। लिखिएगा, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। किसके लिए? तो मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। और बेटा जी ये एक विधिक संस्था है, यानी कि लीगल बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं है। ये मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई विधिक संस्था है, एक लीगल बॉडी है। इसमें बेटा जी एक होते हैं आपके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, और बाकी 5 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। 5 अन्य सदस्य यानी अदर मेंबर्स कितने हैं? 5। और इन सब की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। जैसे अगर मैं बात करूं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, लिखना, नियुक्ति इन सब की कौन करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट। कार्यकाल कितना होता है, यानी कि टेन्योर। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? रेजिग्नेशन। तो आप कहेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। कार्यकाल में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और त्यागपत्र देते हैं मैम ये राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के? रंगनाथ मिश्रा जी। ठीक है, कौन थे? तो आप लिखेंगे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। ये आज आपकी पॉलिटी की अंतिम क्लास और अंतिम टॉपिक है। जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। मैम इनको हटाता कौन है? बेटा हटाते भी राष्ट्रपति हैं। इनको हटाता कौन है? लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन इन पर जो आरोप लगते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले सुप्रीम कोर्ट करता है, देन इनको हटाते हैं। बिल्कुल मैं आज ही बोल दूंगी, आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस टॉपिक की आपको लगता है कि हमें उसमें इंग्लिश कम है, हमें बाइलिंगुअल चाहिए, तो उस टॉपिक का नाम आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में लिखकर भेज देना। आर्टिकल की सीक्वेंस पीडीएफ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सीक्वेंस पीडीएफ, प्रेसिडेंट की लिस्ट, प्रधानमंत्री की लिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, ये सब मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी और आपके उसमें सिलेबस में डलवा दूंगी। उसमें से आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब मैंने आपको बताई हैं।
ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। आप सभी अपने सपनों को पूरा करें। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।